नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में लगातार अपराधों का ग्राफ जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। कहीं लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो कहीं बदमाश बेखौफ होकर धड़ल्ले से नशा तस्करी कर रहे हैं। फरीदाबाद में गांव में मामूली सी बात पर देवरों ने मिलकर भाभी की पिटाई कर दी थी और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि भाभी ने ननंद को किसी से फोन पर बात करते हुए देख लिया था, जिसकी शिकायत देवरों से भाभी ने की थी। जिसके बाद देवरों ने भाभी को ही लाठी डंडों से बुरी तरीके से पीट डाला। फिलहाल इलाज के लिए पीड़िता को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, जहां पर पीड़िता का इलाज चल रहा है। और शहादत और एक सासू थी, चारों ने खूब मारी। सासू ने भी उसको उनके साथ बाल पकड़ी राखे नू करके बेटा ने खूब मारी, फिर डंडे वंडे ईंट वीट मारी, डंडे खूब मारे, कमर में मारी, लाठी पीछे लो। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयप्रकाश भाटी हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, इस पूरे मामले पर फिलहाल क्या जानकारी है? चलिए, लगता संपर्क टूट गया है। तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर महज शिकायत करने पर भाभी को देवरों ने मिलकर इस कदर पीटा कि भाभी बुरी तरीके से घायल हो गई। फिलहाल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। तो भाभी को लाठी डंडों से पीट कर देवरों ने घायल कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में भाभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर भाभी का इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयप्रकाश भाटी हमारे साथ लाइव फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, इस पूरे मामले पर फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? श्रावणी जी, मैं आपको बता दूं कि ये जक्खूपुर गांव की जो महिला है, ये धौज गांव में इसकी शादी हुई थी, ब्याही थी, और उसी छोटी सी कहासुनी को लेकर देवर और भाभियों के बीच में ये जो लड़ाई हुई है, देवरों ने मतलब जो देवर भाभी के बीच में लड़ाई हुई, उसमें लाठी और लात घूसों का भी जो है लाठी और लात घूसों से भाभी की पिटाई गई। जब अगर इसमें ज्यादा जानकारी के लिए जब हमने पता किया तो उसमें ये पता चला कि जो भाभी थी, भाभी ने जो ननंद है वो फोन पे बात कर रही थी। बात करते हुए उसने फोन पे बात करते हुए ननंद को देख लिया और उसने अपने देवरों को बताया कि इस तरीके से फोन पे ननंद बात कर रही है। उसी को लेकर जो देवर थे, देवरों ने अपनी बहन का पक्ष लेते हुए उसने भाभी से कहा कि तुम इस बात को गलत कह रहे हो। उसी को छोटी सी कहासुनी को लेकर जो देवर थे, 4 देवर बताए जा रहे हैं, चारों देवरों ने लाठी और लात घूसों से इनके साथ मारपिटाई की। और उसके बाद में जो लेडीज पीड़िता है, पीड़िता ने अपने मायके में फोन किया। मायके वाले वहां ससुराल में पहुंचे और ससुराल से जो पीड़िता है उसको लेकर अपने घर आए और जक्खूपुर गांव लाने के बाद में उनको बल्लभगढ़ जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें उपचार के लिए लेके गए। वहां पे फिर उन्होंने जो पीड़िता है उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने फिर MLR कटवा के इसमें आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। जी बिल्कुल जयप्रकाश, फिलहाल पीड़िता क्या अस्पताल में, उसकी हालत कैसी है? पीड़िता का जो सरकारी हॉस्पिटल में वो उपचार के लिए पहुंची थी, तो जो डॉक्टर थे, डॉक्टरों ने उनका उपचार करके उसे और उसका मेडिकल काट के उसे उपचार के बाद में घर भेज दिया गया है। उसके बाद में जो पुलिस है, पुलिस उनमें देवरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। बिल्कुल, पीड़िता ने जब शिकायत करी है जयप्रकाश, ऐसे में शिकायत में क्या लिखा है? क्या इससे पहले भी उसके साथ मारपीट की जाती थी या फिर ये पहली बार ऐसा हुआ है? पीड़िता ने अपनी शिकायत में पहले भी मार पिटाई की बात जिक्र किया है और उसमें अपने जो उसके पति हैं, उसके अपने हस्बैंड के बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपने जो पति हैं उनसे काफी बार ये इस लड़ाई झगड़े के बारे में और देवरों के बारे में और नंद के बारे में उसने काफी बार उनसे कहा था। और वो उनका जो पीड़िता है उनका साफ तौर से ये कहना है कि वो उनके जो हस्बैंड है वो ड्रिंक करके रात को आते थे, उसके बाद में वो उल्टा ही उनसे गुस्से थे। पहले भी लड़ाई झगड़े की वारदातें इनकी सामने मतलब घर में रही हैं। बिल्कुल जयप्रकाश, अगर पीड़िता के परिवार की बात की जाए तो उसके ससुराल पक्ष में कौन कौन लोग फिलहाल जो है वो मौजूद है या फिर शामिल है? उसमें जो पीड़िता है उसने अपने 4 देवरों पे जो है इल्जाम लगाया है। 4 देवरों ने उनसे मिलकर जो लाठी और लात उसे
साफ तौर से उन्होंने कहा कि लाठी का इस्तेमाल किया है, और जब मैं पीटते पीटते नीचे गिर गई तो उसके बाद में उन्होंने लात घूंसे को भी इस्तेमाल किया है। और फिर जो उनका मायका है, मायके के लोगों पे उन्होंने फिर ससुराल से फोन किया, फिर उसके बाद में मायके वाले वहां पहुंचे और मायके से फिर पीड़िता को अपने घर लेके आए, फिर उसके बाद में उनका उपचार कराया गया। बिल्कुल, पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है जयप्रकाश, और किस तरीके से जांच करेगी? क्या फिलहाल जिन देवरों पे केस दर्ज किया गया उन्हें गिरफ्तार किया गया है? पुलिस का साफ तौर से ये कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज के बाद में जो पीड़िता है उन्होंने अपने देवरों पे इल्जाम लगाया है कि इस तरीके से मेरे साथ में मार पिटाई की गई है ननद को लेकर के। तो उसी पे पुलिस का साफ तौर से ये कहना है कि पीड़िता के बयानों पे और पीड़िता की जो शिकायत है उस पर जो पुलिस है आगामी कार्रवाई करेगी। ठीक है जयप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पानीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे। ताजा मामला पानीपत के किशनपुरा रोड का है, जहां पेट्रोल पंप के साथ आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम को बदमाशों ने साफ कर दिया था। बता दें कि बदमाशों ने इसी एटीएम को 5 माह पहले भी निशाना बनाया था और इस दौरान मशीन में 17 लाख रुपए थे। इसका तो सामने मतलब साथ में पुलिस चौकी है। कितनी दूरी पे यहाँ से? ये तो है 10 कदम 20 कदम तो हो। अच्छा, तो लगता भी चोरों को कोई पहले भी नहीं पता लगा इसका। अब क्या पता। ये भी बता रहे हैं अभी रात 3 साढ़े 3 बजे जैसे चौकीदार बता रहा गाड़ी आई है। हाँ, मतलब चौकीदार ने देखी है। हाँ। ठीक है, मैं यहाँ का ड्राइवर हूँ। मैं एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए आया था। यहाँ पे देखा तो एटीएम उखाड़ के लगे। पास में चौकी है, पुलिस वाले को कोई खबर नहीं है। फिर प्रशासन इसके ऊपर मतलब कुछ नहीं कर रहा है। पास में पुलिस वाले तो पब्लिक क्या करेगी? शीशे भी तोड़े गए हैं, अंदर शीशे तोड़े गए, आवाज़ भी आई है। तो इसका मतलब सभी सो रहे हैं। प्रशासन सोया पड़ा है क्योंकि पास में ही यहाँ से 100 मीटर की दूरी है। 100 मीटर की दूरी है। तो 5 महीने पहले भी यही चोरी हुई थी और बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है, लगातार वहीं वापस से चोरों ने चोरी की है। बदमाशों ने एटीएम को साफ कर दिया। तो हरियाणा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ है और इसी कड़ी में अंबाला एसपी रेलवे के निर्देश के अनुसार समय समय पर विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रेलवे पुलिस की सीआईए की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि सीआईए की टीम ने रेलवे स्टेशन से लालू बाबू नाम के व्यक्ति को लगभग 2.25 किलो चरस के साथ काबू किया है और मिली जानकारी के अनुसार चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 से 10 लाख रुपए किलो की बताई जा रही है। वहीं पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर अपने रिमांड पर लेगी। सर ये नेपाल से राम जी मंगवाया था और मेरे को भेजा था यार चंडीगढ़ में यहाँ अपना चंडीगढ़ में देना था सर। पहले सर ये 1 महीना अभी नया नहीं इसमें चालू हुआ हूँ, 2 बार लेके आया हूँ सर इससे माल। पहले कितने पैसे? मेरे को सर बोला था 5,000 देने के लिए और कभी 3,000 देता है, कभी 2,000 देता है। बस कार्य पे उसमें ही रख देता है। परिवार में कौन? परिवार में सर मेरे को 4 बच्चे हैं। अब मैं हूँ, मेरा माँ है वो दूसरी जगह है। आप सर काम मैंने किया था पहले, करता दूसरी जगह। मैं थोड़ा कर्जा सर हो गया था, इसलिए ये आदमी बोला मेरे साथ में चल मैं काम कर मेरे साथ में, मैं तेरा कर्जा चुका दूंगा। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 2 बार माल भेजा, तीसरी बार वो खुद मेरे साथ आया था। तो चल मैं तेरे को जगह दिखा देता हूँ, ये यहाँ माल देना है। हमारी चाहिए जीआरपी जो है समय समय पर अपने अफसरों के निर्देश पर, हमारी मैम सुनीता कालिया जी के निर्देश पर और डीएसपी जीआरपी हेडक्वार्टर अपना गीत कुमार जी उनके निर्देश पर हम समय समय पर अभियान चलाए रहते हैं, नशा विरोधी अभियान चलाए रहते हैं। तो कल भी हम इसी नशा विरोधी अभियान के संबंध में रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। तो हमें सूचना मिली कि ऐसे ऐसे जो लाल बाबू नाम का एक आदमी है और उसके साथ एक राम जी नाम का आदमी जो बिहार के रहने वाले हैं, बेतिया बिहार के रहने वाले हैं, और वो आज जो है ना चर्च सप्लाई करते हैं हरियाणा पंजाब में, और आज भी वो चर्च उनके पास है और वो स्टेशन पर बैठे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नरेश हमारे साथ अंबाला से जुड़ चुके हैं। नरेश, आपसे जानना चाहूंगी ये क्या कुछ पूरा मामला था, क्या घटना थी?
जी बिल्कुल, जैसा कि ये जो पुलिस समय समय पर जो नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं, इसी कड़ी में अंबाला रेलवे जो पुलिस की जो सीआईए है उसने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की और 2 व्यक्तियों को उन्होंने पकड़ा। हालांकि एक लाल बाबू जो नाम का व्यक्ति है उसको पकड़ लिया गया। हालांकि उसका साथी जो रामजी नाम का जो व्यक्ति था वह भागने में फरार हो गया। और इसके साथ ही जो सीआईए के जो इंचार्ज है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम समय समय पर जो लोगों को नशा तस्करों के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसी के तहत ये कार्रवाई हमने की है। और इस व्यक्ति को, जो कि बिहार का रहने वाला है और इसके 4 बच्चे और एक उसकी माँ जो परिवार में है और एक उसकी पत्नी है, हालांकि उसने साफ तौर पर कहा कि वह जो कर्जे के बोझ के नीचे दब गया था, इसके चलते उसने ये कदम उठाना पड़ा। और हालांकि वो बता रहा है कि वो नया इस काम में आया है और इसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो नशे के बोझ में दब के ये काम उसने जरूर किया है, लेकिन हालांकि क्राइम जरूर उसने किया है। और उसको जो सीआईए जो रेलवे की सीआईए है उसने कोर्ट में पेश किया है और उसका रिमांड लेकर अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि और उसके साथ उसके गिरोह में कौन कौन साथी हैं और ये नशा वो कहां से लेकर आता है और कहां ये सप्लाई करना था। हालांकि जो जहां सप्लाई देनी थी उनको भी जो सीआईए की टीम है वो कहीं ना कहीं ट्रेस करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल नरेश, आरोपी की गिरफ्तारी कहां से हुई है? जी बिल्कुल, जैसा कि जो सीआईए इंचार्ज है उसने साफ तौर पर कहा कि वो अंबाला जो रेलवे स्टेशन है वहां पर ये चेकिंग के दौरान इस व्यक्ति को काबू किया गया। हालांकि दूसरा जो साथी था वो भागने में फरार हो गया, लेकिन इसके अनुसार उससे पूछा जाएगा और उस व्यक्ति को भी जो पकड़ने का काम जो सीआईए पुलिस है वो काम करेगी। और कह सकते हैं कि जो नशा तस्करों पर हरियाणा पुलिस और रेलवे पुलिस ने अभियान चलाया है उसके तहत कहीं ना कहीं और भी ऐसे कई जो क्रिमिनल है वो इसकी पकड़ में आने वाले हैं और जो उचित कार्रवाई है वो इन पर की जाएगी ताकि जो नशा तस्कर हैं उन पर लगाम लगाई जाए। और जो हरियाणा में जो नशा तस्करी का कारोबार बढ़ रहा है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का जो काम है वो हरियाणा पुलिस और रेलवे पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल नरेश, देखिए पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है और कई सख्त कदम जो है उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये अपराधी जो है तस्करी में संलिप्त होते हैं और यहीं से ये पता चलता है कि इन्हें फिलहाल जो कार्रवाई की जाती है उससे कोई भी खौफ नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि कार्रवाई और सख्त होनी चाहिए या फिर ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे ये तस्कर जो है वो डरे? जी बिल्कुल, देखिए देखने वाली बात होगी कि इतनी सख्त कार्रवाई के बावजूद जो नशा तस्करों पर जो लगाम लगाने में पुलिस नाकामयाब है, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस हालांकि पूरी जो है कार्रवाई इन नशा तस्करों पर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नशा तस्करों के मन में जो एक लालच है वो कहीं ना कहीं उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि लालच के चलते ही ये नशा तस्करी का काम करते हैं। और जो हरियाणा में जो पुलिस प्रशासन है वो काफी इसको लेकर सतर्क है और हरियाणा सरकार भी इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो सतर्क है और उसने साफ तौर पर कहा है कि जो भी नशा तस्करी में इन्वॉल्व पाया गया उसकी जो प्रॉपर्टी भी सील की जाएगी और उसका जो कारोबार है वो भी जब्त कर दिया जाएगा। हालांकि कहीं जो हरियाणा में लगातार जो है नशा तस्करों पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनके घरों को भी गिराया जा रहा है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके चलते कहीं ना कहीं जो एक अंकुश है वो लगाने में जरूर कामयाब एक न एक टीम जो हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जितने भी जो नशा तस्कर हैं वो बिहार और यूपी के रहने वाले हैं और वो दूसरे रास्ते से जो हरियाणा के अंदर जैसे ही एंटर करते तो हरियाणा पुलिस को दबोच लेती है। जी नरेश, ये जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उससे फिलहाल पूछताछ में क्या कुछ कोई बड़ी बातें सामने आई हो, पता लग पाया हो? जी बिल्कुल, जैसा कि उसने साफ तौर पर कहा है कि वो बिहार का रहने वाला है और नेपाल से ये
जो है नशा लेकर चंडीगढ़ इसने सप्लाई करना था। और अब ये भी जांच की जाएगी चंडीगढ़ जहां पर भी इसने ये सप्लाई करना था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी जो पुलिस अपना शिकंजा कसेगी और जो भी इस कारोबार में संलिप्त हैं उन पर एक शिकंजा कसते हुए उन पर उचित कार्रवाई करेगी, ताकि आने वाले समय में जो नशा तस्करी पर जो हरियाणा पुलिस और जो रेलवे पुलिस है वो लगाम लगा पाएगी। नरेश, क्या इस पूरे मामले में केवल एक ही तस्कर गिरफ्तार हुआ है या फिर पुलिस के हाथ अन्य तस्कर भी हाथ लगे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि इसने भी बताया, और ये दो लोग थे, एक लाल बाबू और दूसरा इसके साथ रामजी नाम का जो व्यक्ति था वो फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन इससे पहले भी जो रेलवे पुलिस ने कई जो तस्कर गिरफ्तार किए हैं और उनको कई कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए की जो नशा तस्करी का जो कारोबार था उस पर कहीं ना कहीं पकड़ जो बनाई हुई थी जो रेलवे पुलिस और हरियाणा पुलिस ने, कह सकते हैं कि आने वाले समय भी और कई ऐसे तस्कर पुलिस की गिरफ्त में होंगे जो हरियाणा में कारोबार करना चाहते हैं और बाहर से ये नशा तस्कर नशा लेकर हरियाणा में एंटर करते हैं, और जैसे ये हरियाणा में एंटर करते हैं तो उनको हरियाणा पुलिस गोद लेती है। जी ठीक है नरेश, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में लगे 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, लोगों का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है इस मेले में। और आपको बता दें कि कई जगहों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं खाने पीने के लिए। अलग से सारी स्टॉल लगाई गई है जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से मोटे अनाज को लेकर प्रमोट करने की बात कही गई। फूड कोर्ट में मोटे अनाज के काफी तरह के व्यंजन स्टोर पर तैयार किए जा रहे हैं जिसका लोग आनंद उठा रहे। इसी पर हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी ने स्टॉल मालिक और उन व्यंजनों का लुत्फ उठाने वाले लोगों से खास बातचीत की। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में एक फूड कोर्ट जो कि खाने की दुकानें होती हैं, खाने पीने की सामग्री यहाँ पे मिलती है, तो सरकार जो है अब की बार जो मोटा अनाज है उसको प्रमोट करने की बात भी कह रही है। जैसे हम बता दें आपको, मोटे अनाज में जैसे मक्के की रोटी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई, या फिर और जो मोटे जो पुरानी जो फसलें हैं जैसे मक्के बाजरे की रोटी है, या फिर जो पुराना जो खान पीन है उसकी यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है। आपकी बार आपके यहाँ पे जो लोग बाग हैं इस चीज का यहाँ पे मतलब एक खाने का जो है खाने का आनंद भी ले पा रहे हैं। तो इस यहाँ पे जो स्टॉल है यहाँ पे देखो मटकों के अंदर कड़ी है या फिर रायते की बात की जाए या मक्के की रोटी की बात की जाए, और भी इन्होंने मोटे जो नाज है मोटे नाज को लेकर के काफी तरीके के व्यंजन आइटम जो है वो तैयार कर रखे हैं। तो एक बार इनसे जानते हैं कि मोटे नाज को लेकर जो सरकार प्रमोट कर रही है तो इन्होंने क्या क्या आइटम है, जो क्या क्या व्यंजन है जो इन्होंने तैयार किए हुए हैं मोटे नाज को लेकर। एक बार इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? सुमन जी, मोटे नाज को लेकर सरकार ने प्रमोट किया है, तो मोटे नाज में आपने क्या क्या किस तरीके के आइटम है जो कि आपने तैयार किए हैं अपने स्टॉल पे? हमारे पास लड्डू है बाजरे के आटे के, और हमारे पास मठरिया है, नमकीन है और चकली है, और हमारे पास क्या बोलता है चूरमा है और खिचड़ी है और बाजरे की रबड़ी है और रोटी है। कितने लोग इस चीज को पसंद कर पा रहे हैं सूरजकुंड मेले में? कितने लोग ये तो गिनती में नहीं है, लेकिन बाकी काफी लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, जो खाते हैं वही ये दोबारा आते हैं। तो आपकी स्टॉल की अगर बात की जाए तो कितने तरह के व्यंजन आपने तैयार कर रखे हैं? कितने मोटे आइटम हैं जो कि आपने अपनी स्टॉल पे लगाए हुए हैं? हमने क्या सामान है आपकी दुकान? हमारे पास तो बाजरे का है और नमकीन है और मटरिया है और सुहालिया है और रबड़ी है और खिचड़ी है और खाटे का साग है। बाजरे की बात करें, बाजरे की आपने रोटियां हैं और भी सामान बाजरे की मक्के की बना रखी है, तो इससे आने वाले समय में क्या क्या फायदा होगा? मतलब इस चीज को किस तरीके से देख पा रहे हैं? इस तरीके से देख पा रहे हैं कि इससे बीपी डाउन नहीं होता और पानी की कमी पूर्ति करता है, क्योंकि ये सूखा अनाज है तो इसको खाने से है ना पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती है, और ये मक्खन के साथ हम खिलाते हैं। मक्खन खाएंगे तो शरीर में अपने आप ही ताकत आ जाएगी। पुराने खान पीन की बात की जाए तो पुराने खान पीन में छाछ और जो मक्खन है या फिर लौनी की बात की जाए, छाछ चलती थी उसमें से लौनी निकलता था, तो उसका बाजरे की रोटी है या मक्के की रोटी है उसके साथ इस्तेमाल करते थे। उसी चीज को लेकर सरकार प्रमोट भी कर रही है, तो आपने उस तरीके का सूरजकुंड मेले में स्टॉल लगाई हुई है, तो उस चीज को आप जैसे जो आज के समय में जो लोग वाग हैं वो चावल का इस्तेमाल भी ज्यादा कर रहे हैं, चावल खाते हैं, तो इस चीज को आप किस तरीके से चावल बाजरे की जो रोटियां हैं वो ज्यादा खानी चाहिए, चावल
को किस तरीके से देखते हैं? सर बाजरा ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि क्या फायदा होगा? फायदा तो उससे ये होगा कि पहले के लोग जो बाजरा खाते थे वे लोग कम से कम 100 या 110 साल तक जीते थे, और आजकल के 50 या 55 साल तक खत्म हो जाती है कहानी। इसमें हर चीज की प्रॉब्लम पूरी हो जाती है। बाजरा खाते हैं, ये एक ताकतवर अनाज है, क्योंकि घी और लस्सी और खट्टे का साग ये सब एकदम सिंपल है, और पेट के अंदर गैस वगैरह नहीं बनती बाजरे से। और भी जान लेते हैं एक बार, और भी यहाँ पे हैं, एक बार इस भाई से जान लेते हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? कुलदीप नाम मेरा। संदीप भाई, जो मोटा नाज है, मोटा जो नाज है उसकी बात सरकार प्रमोट करने के लिए कह रही है, तो मोटे नाज को और जो चावल है, जो आज का खान पीन है, फास्ट फूड की बात करें या खान पीन की बात करें, और पुराने खान पीन की अगर बात करें, तो किस तरीके से आप अपने एक युवा हैं आप, तो किस तरीके से इन दोनों में अंतर देख पाते हैं? देखो, सबसे पहले तो आजकल का खान पीन बहुत ज्यादा खराब हो गया है, और दूसरी बात है कि ये ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा आपको पूरा हरियाणा में, इसलिए हमने सबसे यूनिक तरीके से अपने खाने पीने का बनाया हुआ है। सब बाजरे का है, लड्डू है, मटर है, चूरमा है, सब बाजरे का, देसी घी का प्योर बनाया हुआ है। साफ तौर से दुकानदार हैं स्टॉल पे, ये दुकानदार हैं, इन्होंने जो मोटा नाज है उसको लेकर प्रमोट सरकार भी कर रही है, तो उसी तरीके से इन्होंने नाज की बात की जाए तो जो बाजरे की रोटी है, या फिर देखो यहाँ पे जो लोग बाग बैठे हुए हैं वो भी काफी आनंद ले पा रहे हैं कढ़ी का, और मोटे नाज की अगर बात करें तो एक बार इनसे भी एक बार जान लेते हैं। क्या नाम है? ये नहीं बोल पा रहे, एक बार इनसे भाई साहब से जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुनील जी, ये जो मोटे नाज को लेकर के सरकार प्रमोट कर रही है कि बाजरे की और मक्के की जो रोटी है वो काफी पुराने टाइम में मतलब काफी लोग बाग खाते थे, उनसे सेहत भी तंदुरुस्त रहती थी, उसी चीज को लेकर सूरजकुंड में कुछ स्टॉलें लगी हुई हैं, तो उस चीज को, आज के खान पीन को और पुराने खान पीन को किस तरीके से देख पाते हैं? ऑब्वियसली पुराना खाना पीना जो अच्छा था, आजकल तो फास्ट फूड हो गया, तो इसलिए हम लोग आए हैं। तो सरकार जो है वो ये कह रही है कि चावल की जो खेती है उसमें पानी की जो मात्रा है वो काफी तादाद में देनी पड़ती है, और बाजरे और मक्के की बात की जाए तो उसमें 1 या 2 पानी में फसल तैयार हो जाती है, तो उसको लेकर सरकार भी प्रमोट कर रही है, तो उस चीज को किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, अच्छा है, वो सरकार के लिए भी अच्छा है और हमारे अपने सबके लिए अच्छा है। देखो, साफ तौर से जो यहाँ पे स्टॉल पे जो पहुंचे थे मोटे नाज की अगर बात की जाए तो सब चीज का इन्होंने आनंद भी लिया, और साफ तौर से मैं एक बात बता दूं आपको कि जो चावल की जो खेती है उसमें 5 या 6 पानी देने पड़ते हैं, उसमें पानी की जो मात्रा है काफी तादाद में देनी पड़ती है, उसी चीज को लेकर सरकार ने जो है मोटे नाज को लेकर प्रमोट करने की बात की है। मोटे नाज की अगर बात की जाए तो पुराने टाइम में जो अगर मक्के की या बाजरे की बात की जाए तो इस चीज की जो बड़े बूढ़े लोग थे या पुराने जो लोग बाग थे उसको घी के साथ में, छाछ के साथ में काफी आनंदित होकर खाते थे। तो आज की बात की जाए तो आज के समय में जो फास्ट फूड है वो काफी मात्रा में उभर कर सामने आ रहा है, और उसी चीज को रोक करने के लिए सरकार मोटे नाज को प्रमोट कर रही है, और उसी चीज का एक नजारा सूरजकुंड मेले में भी देखने को मिला। सूरजकुंड मेले की और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे हर खबर के माध्यम से। फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ देते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।